नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजयपुरा की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले कक्षा में आदिकालीन साहित्य के बारे में अध्ययन किया और उसके भेदों उपभेदों के बारे में हमने अध्ययन किया। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा गया है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत हमने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में चर्चा की। और उसका दूसरा आदिकालीन साहित्य का दूसरा भेद लौकिक साहित्य के अंतर्गत हमने बीसलदेव रासो, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियाँ आदि के बारे में हमने चर्चा की। और आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन साहित्य की अंतिम भेद रासो साहित्य और उसकी प्रवृत्तियाँ। रासो साहित्य की प्रवृत्तियों के बारे में जानने से पहले हमें रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लेना चाहिए। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी विद्वान गार्सिया तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय शब्द से मानी है। प्राचीन काल में राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ होते थे, तो उनके मतानुसार राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। अगले विद्वान है डॉक्टर नरोत्तम स्वामी। इन्होंने रास शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है और इन्होंने रास शब्द राजस्थानी से माना है और रास शब्द का मतलब होता है लड़ाई या झगड़ा। इस आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के युद्धों का वर्णन है, इसलिए उनके मतानुसार रास शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले हमारे हिंदी के प्रख्यात विद्वान जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया, उनमें उन्होंने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। और अगले विद्वान हैं जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यताओं का खंडन किया और आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। इनके अनुसार रासक आदिकालीन साहित्य का एक छंद भी था और एक काव्य का भेद भी था। आगे हम पढ़ेंगे कि जो रासो शब्द है इसका प्रयोग आदिकालीन साहित्य में किस प्रकार से किया गया और आदिकालीन जो साहित्यकार है वह वीर गाथाओं का वर्णन करने के लिए रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए करते थे, इस प्रकार हम कह सकते हैं। और इन विद्वानों में सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक मत सर्वमान्य है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और रासो शब्द की जो उत्पत्ति है उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं: रासक, रासो, रासा और रासो। रासो साहित्य के अंतर्गत युद्धों का वर्णन मिलता है, वीर गाथाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें रासो साहित्य के अंतर्गत हम नाम ले सकते हैं पृथ्वीराज रासो है, बीसलदेव रासो, कुमार रासो, परमाल रासो आदि। आइए हम चर्चा करते हैं कुछ रासो साहित्य के बारे में, जिनमें प्रमुख रूप से है बीसलदेव रासो, जिसकी रचना
1212 ईस्वी। इसके रचनाकार नरपति। हम प्रथम रचना के तौर पर बीसलदेव रासो के बारे में चर्चा करेंगे। बीसलदेव रासो की रचना 1212 ईस्वी में और इसके रचनाकार है नरपति नाल। इन्होंने चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव के जीवन का वर्णन किया है। इसमें प्रथम खंड में उनकी पत्नी राजमती से विवाह का वर्णन किया है। दूसरे खंड में इसके बीसलदेव रासो के 4 खंड है, जिसमें प्रथम खंड में राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का विवाह, दूसरे खंड में राजमती का विरह का वर्णन, राजमती के व्यंग से रूठकर विग्रहराज का रूठकर चले जाना, और तीसरे खंड में है राजमती का विरह वर्णन, और चौथे खंड में राजमती और विग्रहराज चतुर्थ का पुनर्मिलन। इस प्रकार से बीसलदेव रासो के 4 खंड हैं, जिसमें मैंने बताया उसी प्रकार वर्णन है। अगली जो रचना है इसमें 12 मासा वर्णन है। इसको लौकिक साहित्य के अंतर्गत भी रखा गया है। अगला है पृथ्वीराज रासो। अगला जो रासो साहित्य के अंतर्गत है वो है पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना 1343 ईस्वी में की गई है और इसके रचनाकार है चंद्रवर्धय, जो पृथ्वीराज के सखा भी हैं। और पृथ्वीराज रासो को 69 सर्गों में बांटा गया है। कुछ विद्वान इस रचना को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी आदि का नाम लिया जा सकता है। और इसको प्रमाणिक मानने वाले जो विद्वान हैं वे हैं मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड आदि। और इसको अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विष्णुलाल पांड्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वुलर आदि। इसमें पृथ्वीराज के युद्धों का वर्णन, संयोगिता से विवाह का वर्णन आदि किया गया है। अगला हम ले सकते हैं परमाल रासो। परमाल रासो, इसके रचयिता जगनिक को माना जाता है। और इसमें यूपी के मोबागढ़ के 2 वीर योद्धा आला और उदल का वर्णन मिलता है। उनके द्वारा किए गए युद्धों का वर्णन है। इसका अन्य नाम आलाखंड भी है। अगला है कुमार रासो। इसके रचयिता है दलपति विजय। इसके रचनाकार का नाम है दलपति विजय। इस ग्रंथ का सर्वप्रथम उल्लेख शिव सिंह सरोज में मिलता है, जिसके रचनाकार शिव सिंह सेंगर थे। इसमें चित्तौड़ के राजा कुमार द्वितीय के युद्धों का वर्णन है। इस प्रकार ये प्रमुख रासो साहित्य है। अब हम अध्ययन करेंगे रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में। चलिए चर्चा करते हैं। पॉइंट नंबर
एक, रासो साहित्य की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। सबसे पहले हम रख सकते हैं संदिग्ध रचनाएं। पहले पॉइंट पे हम रख सकते हैं इसकी विशेषता, संदिग्ध रचनाएं। संदिग्ध रचनाएं रासो साहित्य के अंतर्गत, जो रासो साहित्य है उनको विद्वानों ने संदिग्ध माना है, जिसमें हम नाम ले सकते हैं पृथ्वीराज रासो, जिसको कुछ विद्वान अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं, जिसका हमने अभी चर्चा की है। दूसरा है हुमायूं रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो आदि। परमाल रासो की लिखित रूप में हमें कहीं से भी प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए इसको भी संदिग्ध रचना मानी जाती है। पृथ्वीराज रासो को भी संदिग्ध रचना कही जाती है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको जाली ही करार दे दिया है, अप्रमाणिक मानते हैं। अगला है ऐतिहासिकता का अभाव। इसकी जो दूसरी प्रवृत्ति है रासो साहित्य की, वो है ऐतिहासिकता का अभाव। रासो साहित्य में रचनाकारों द्वारा जो वर्णन किया है वो इतिहास से मेल नहीं खाता, कहीं ना कहीं उनमें त्रुटि पाई गई है, और उनमें जो जिन राजाओं का वर्णन किया गया है, समकालीन राजाओं का वर्णन किया है, वो भी उनको भी विद्वान संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उनके द्वारा बताए गए युद्धों का वर्णन और उनका सन, उनकी समय सीमा, उनमें भी त्रुटियां पाई गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासो साहित्य की प्रवृत्तियों में ऐतिहासिकता का अभाव है। युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन। मित्रों, मैंने बताया कि रासो साहित्य के अंतर्गत वीर गाथाओं और युद्धों का वर्णन मिलता है, तो इसमें युद्धों का सजीव वर्णन होना स्वाभाविक है। तो रासो साहित्य के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने विशेष तौर पर युद्धों का वर्णन किया है और युद्धों का सजीव वर्णन किया है, और उन युद्धों का वर्णन इस प्रकार से किया है कि उनका जो वर्णन किया गया है वो ऐसा लगता है जैसे हमारी आंखों के सामने वो घटना घट रही हो, युद्ध लड़ा जा रहा हो, उसको बोलते हैं सजीव वर्णन। तो हम कह सकते हैं कि रासो साहित्यकारों ने युद्धों का सजीव वर्णन किया है। अगला पॉइंट है संकुचित राष्ट्रीयता। संकुचित राष्ट्रीयता रासो साहित्य के अंतर्गत युद्धों का वर्णन मिलता है, राजाओं का वर्णन मिलता है, विभिन्न प्रकार के देशी राजा, उपराजा और उनके मंत्रियों का वर्णन मिलता है। उनमें उनकी मानसिकता संकुचित थी, वे अपने छोटे छोटे राज्यों को ही अपना देश मानते थे और उस राज्य के लिए निरंतर युद्धों में लीन रहते थे, और उनकी जो मानसिकता है वो संकुचित थी, उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। इसलिए हम कह सकते हैं कि रासो साहित्य के अंतर्गत राजाओं की मानसिकता संकुचित व राष्ट्रीयता से कोसों दूर थी। अगला पॉइंट हम ले सकते हैं नारी के वीर रूप का चित्रण। नारी के
वीर रूप का चित्रण। रासो साहित्य में विभिन्न प्रकार के देशी राजाओं की वीरता का वर्णन ही नहीं किया, अपितु उनकी राजकुमारियां, उनकी पत्नियां, उनको भी वीर ही दिखाया है। और वो वीर नारियां युद्ध लड़ने के लिए भी प्रेरित करती थी और स्वयं भी समय आने पर वो युद्ध में कूद पड़ती थी। और उन नारियों का चरित्र चित्रण रासो साहित्यकारों ने बहुत प्रभावी और स्वाभाविक ढंग से किया है। और रासो साहित्य के अंतर्गत या आदिकालीन जो राजकुमारियां, जो रानियां थी, वो राजाओं की तरह वीर थी। इसलिए हम कह सकते हैं राजा के नारी के वीर रूप का चित्रण भी रासो साहित्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अगला है आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। आश्रयदाताओं की का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तत्कालीन राजतंत्र में, राजाओं के शासन में विभिन्न प्रकार के चारण व कवि रहते थे और वो निरंतर राजाओं, उनका जीवन राजाओं पर निर्भर रहता था। और वो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के काव्यों की रचना करते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मुक्तक काव्यों की भी रचना करते थे। वे रुष्ट न हो जाए इसलिए उनका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर दिया करते थे भावावेश में आकर। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो साहित्यकार है, रासो साहित्यकार है, उन्होंने अपने आश्रयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण रासो साहित्य के अंतर्गत, जैसे हमने पढ़ा लौकिक साहित्य के अंतर्गत प्रकृति चित्रण को महत्व दिया, उसी प्रकार रासो साहित्य के अंतर्गत भी प्रकृति के चित्रण को महत्व दिया। बीसल देव रासों में तो ऋतुओं को 12 मासा का वर्णन है और बीसल देव ढोला मारू दुहा में जो लौकिक साहित्य है उसमें भी पावस ऋतु का वर्णन किया गया है। बीसल देव रासों में 12 मासा वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज व संयोगिता व पद्मावती को मिलाने के लिए भी प्रकृति का बहुत स्वाभाविक और आकर्षक वर्णन किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रासो साहित्य के अंतर्गत प्रकृति के चित्रण को भी महत्व दिया गया है। अगला पॉइंट है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग दोस्तों रासो साहित्य के अंतर्गत विशेष तौर पे इसमें रासो साहित्य में राजाओं का वर्णन है, उनके युद्धों का वर्णन है और इसमें राजस्थानी भाषा के भी कुछ शब्द मिले हैं, जिसमें हम कह सकते हैं जो डिंगल भाषा है और पिंगल भाषा। डिंगल भाषा में राजस्थानी प्लस अपभ्रंश के शब्दों को मिलाकर जो भाषा बनती है वो कहलाती है डिंगल। राजस्थानी व अपभ्रंश के मेल से डिंगल भाषा का निर्माण हुआ है। और पिंगल भाषा में ब्रज भाषा और अपभ्रंश के मेल से मिलकर एक भाषा बनी है, उसका नाम है पिंगल। राजस्थानी
प्लस अपभ्रंश और इसमें ब्रजभाषा प्लस अपभ्रंश। पिंगल भाषा का प्रयोग गद्य साहित्य के अंतर्गत किया जाता है और पिंगल भाषा का प्रयोग पद्य साहित्य में किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है काव्य के दो रूप। काव्य के दो रूपों का निर्माण। रासो साहित्यकारों ने प्रमुख रूप से काव्य के दो रूपों का वर्णन किया है, जिनमें मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। मुक्तक काव्य व प्रबंध काव्य। प्रमुख रूप से रासो साहित्यकारों ने इन दो प्रकार के काव्यों की रचना अधिक की है, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। हम जान लें मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? जिस काव्य में राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, कम समय में प्रसन्न करने के लिए जो रचना रची जाती है, उनके मनोरंजन के लिए जो रचना रची जाती है, उसको बोलते हैं मुक्तक काव्य। और प्रबंध काव्य वह काव्य होता है जिस रचना में घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध चित्रण किया जाए, उस रचना को प्रबंध काव्य कह सकते हैं। जिस प्रकार से रामायण, महाभारत, रामचरितमानस को हम प्रबंध काव्य के रूप में ले सकते हैं और मीरा के जो पद हैं उनको मुक्तक काव्य के अंतर्गत ले सकते हैं। बिहारी के कुछ दोहे हैं उनको भी हम मुक्तक काव्य के अंतर्गत ले सकते हैं। अगला जो इसका भेद है, रासो साहित्य की जो विशेषता है, प्रवृत्तियां है, उसका अगला पॉइंट है जनजीवन से संपर्क हीन। आदिकालीन जो साहित्यकार है वे निरंतर राजाओं के साथ युद्धों में जाते थे और उनके युद्धों का, उनके राजसी वैभवों का वर्णन करने में ही अपने को सर्वाधिक उपयुक्त मानते थे और निरंतर राजाओं के पास रहने पर और उनकी प्रशंसा करते रहने पर उनका ध्यान किसी और नहीं जाता था और वो जनजीवन से उनका कोई संपर्क नहीं था। जिस प्रकार से लौकिक साहित्यकारों ने समाज में घटित घटनाओं, संस्कृति और वेशभूषा, भाषाओं का वर्णन किया है, उस प्रकार रासो साहित्य में नहीं मिलता। उनका जनजीवन से कोई संपर्क नहीं था और वो निरंतर राजाओं के गुणगान में ही लगे रहते थे। इस प्रकार ये रही रासो साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।